जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। और जैसे कि हमारा वादा था कि हम एमसीक्यू क्लास वर्ग 3 चयन भर्ती परीक्षा को लेके आएंगे, तो लेकर आ गए हैं एमसीक्यू क्लासेस, जिसमें सामाजिक विज्ञान के एमसीक्यूज आपको सबसे पहले करवाए जाएंगे और लगभग लगभग आपको इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज, हिस्ट्री के एमसीक्यूज, ज्योग्राफी के एमसीक्यूज और हिंदी की भी एमसीक्यू क्लास आपको कंटिन्यू मिलेगी। तो भारत माता की जय के साथ सभी शिक्षक साथियों के साथ हम शुरू करते हैं हमारी पहली एमसीक्यूज क्लास, जिसमें पहले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा पहला क्वेश्चन है, नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में देखने को मिलता है। हमने कहा किसका अनुच्छेद, नागरिकता का उल्लेख किस अनुच्छेद में देखने को मिलता है। अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 8 और अनुच्छेद 5। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 5। नागरिकता का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 5 में देखने को मिलता है। संविधान का भाग 2, संविधान का भाग 2 जो है इसका संबंध नागरिकता से है। किससे है, नागरिकता से। और अनुच्छेद 5 से लेकर, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, 5 से 11 तक जो प्रावधान दिए हुए हैं वो प्रावधान नागरिकता के संबंध में दिए गए हैं। तो हमने कहा कि नागरिकता का उल्लेख हमें अनुच्छेद 5 में देखने को मिलता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला हमारा प्रश्न है, मौलिक अधिकार किस भाग में है। मौलिक अधिकार किस भाग में है। भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 1। आपको पता है कि मौलिक अधिकार जो है ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। किसके संविधान से, तो हमने कहा कि जो मौलिक अधिकार है ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। और अगर बात की जाए कि मौलिक अधिकार का उल्लेख किस भाग में है, तो हम देखते हैं भाग 3। भाग 3 जो है वो मौलिक अधिकारों से संबंध रखता है। और भाग 3 जो है इसमें अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35, हमने कहा, कलर थोड़ा चेंज हो गया, अनुच्छेद 12 से 35 तक के प्रावधान देखने को मिलते हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भाग 3 को भारतीय संविधान में मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें अधिकारों का उल्लेख है, मौलिक अधिकार का उल्लेख है। और अगर मौलिक अधिकारों की बात की जाए तो आपको पता है कि मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है वर्तमान में। तो मौलिक अधिकार वर्तमान में 6 है। प्रारंभ में 7 हुआ करते थे। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा माना है। अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 34 और अनुच्छेद 35। तो हम देखते हैं कि अनुच्छेद 32 जो है, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा माना है। और अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार, संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उल्लेख दिया है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों के हनन के संबंध में याचिकाओं का उल्लेख है कि मौलिक अधिकारों का हनन होने पर सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगा। और सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों के संबंध में अगर बात की जाए तो 5 याचिकाएं जारी कर सकता है। कितनी याचिकाएं, 5। तो अनुच्छेद 32 को बाबा साहब ने संविधान की आत्मा माना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं किस देश के संविधान से लिए गए। हमने कहा किस देश के संविधान से लिए गए, तो हम बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। किसके संविधान से, आयरलैंड। भारतीय संविधान का भाग 4, हमने कहा भारतीय संविधान का भाग 4 जो है, भाग 4 में
हमें अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक जो प्रावधान देखने को मिलते हैं, ये प्रावधान राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संबंध में है और ये एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए ये प्रावधान बनाए गए। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज कि संविधान के भाग 4 में है और आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगले प्रश्न की चर्चा करें। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? जैसे कि आपको पता है कि भारत के उपराष्ट्रपति पर कुछ दिनों पहले महाभियोग लाने की तैयारी की जा रही थी। आपको पता होगा कि महाभियोग लाया जा रहा था। फिर आपको पता है महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी के बीच उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया। उसके बाद अचानक से, क्योंकि महाभियोग लाया गया तो वो तो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, तो जब उन्होंने त्यागपत्र दे दिया तो महाभियोग शब्दावली का उसी समय से कई बार जिक्र हुआ है। तो कहा जाए राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लाया जाता है, तो हमने कहा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लाया जाता है। महाभियोग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा राष्ट्रपति को समय से पहले उसके पद से हटाया जा सकता है। और अगर यह कहा जाए कि महाभियोग कहां लाया जाता है, तो हमने कहा महाभियोग संसद में लाया जाता है। कहां लाया जाता है? संसद में। एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत लाया जाता है। फिर बात करें कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं, कौन कौन भाग लेते हैं? संसद के सदस्य, संसद विधानसभा के सदस्य, संसद विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य, संसद और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो देखिए इसका सही आंसर है संसद और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। किसके निर्वाचित सदस्य? तो हमने कहा संसद और विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और हमारा अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आर्टिकल 74, 75, 76, 77। तो हम देखते हैं प्रधानमंत्री का उल्लेख आर्टिकल 75 में दिया हुआ है। किसमें दिया हुआ है? आर्टिकल 75। ध्यान देना मित्रों, शिक्षा मित्रों, प्रधानमंत्री का उल्लेख है आर्टिकल 75 में और चीफ मिनिस्टर का उल्लेख है आर्टिकल 164 में। ध्यान देना, प्राइम मिनिस्टर का उल्लेख है आर्टिकल 75 में और चीफ मिनिस्टर का उल्लेख है आर्टिकल 164 में। तो प्रधानमंत्री का उल्लेख आर्टिकल 75 में देखने को मिलता है। चलिए, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है प्रधानमंत्री, लोकसभा का नेता होता है प्रधानमंत्री, बहुमत दल का नेता भी प्रधानमंत्री ही होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संसद के सत्र का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 84, 85, 86, 87। कौन सा आर्टिकल संसद के सत्र की बात करता है? तो हमने कहा संसद के सत्र की बात करता है आर्टिकल 85। आर्टिकल 85 जो है वो संसद के सत्र का उल्लेख करता है और संसद के 3 सत्र हैं। कितने सत्र हैं? 3 सत्र। पहला है बजट सत्र। पहला कौन सा है? तो हमने कहा बजट सत्र है। बजट सत्र के बाद मानसून सत्र है, मानसून सत्र, और मानसून सत्र के बाद हमें देखने को मिलता है शीतकालीन सत्र। कौन सा सत्र देखने को मिलता है? तो हमने कहा फिर हमें देखने को मिलता है शीतकालीन सत्र। तो संसद के सत्र का उल्लेख आर्टिकल 85 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और हमारा अगला प्रश्न है संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 368, 369, 370, 371। तो संविधान संशोधन प्रक्रिया आर्टिकल 368 में है और संविधान संशोधन प्रक्रिया जो है आपको पता होगा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। किसके संविधान से? तो हमने कहा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। किसके संविधान से ली गई है? तो हमने कहा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। संविधान संशोधन 2 प्रकार से होता है, 2 प्रक्रियाओं का उल्लेख संविधान में है।
वरना भारत में संशोधन 3 प्रकार से होता है, लेकिन आर्टिकल 368 में 2 प्रक्रियाओं का उल्लेख दिया हुआ है। चलिए शिक्षा मित्रों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आजादी के समय संविधान सभा का कौन सा सत्र चल रहा था? कहने का मतलब है 15 अगस्त 1947। अगर हम 15 अगस्त 1947 की बात करें तो संविधान सभा का कौन सा सत्र चल रहा था? छठा, सातवां, चौथा, पांचवा? तो इस समय चल रहा था संविधान सभा का 5वां सत्र। 15 अगस्त 1947 को जब हमें आजादी मिली, उस समय संविधान सभा का 5वां सत्र चल रहा था। एक और महत्वपूर्ण बात, प्रारूप समिति का गठन, प्रारूप समिति का गठन, प्रारूप समिति का गठन भी 5वें सत्र में ही हुआ है। 5वें सत्र में ही हुआ है। कौन से सत्र में हुआ है? तो हमने कहा 5वें सत्र में ही हुआ है। तो संविधान के 5वें सत्र में जब आजादी हमको मिली, उस समय 5वां सत्र चल रहा था। प्रारूप समिति का जो गठन हुआ वो भी 5वें सत्र में हुआ, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति को ड्राफ्टिंग कमेटी, पांडुलेखन समिति, मसौदा समिति के नाम से भी जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रथम संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ? 1951, 1952, 1953 और 1956? तो पहला संविधान संशोधन जो है ये 1951 में हुआ, और इस संशोधन के द्वारा नवी अनुसूची, इस संशोधन के द्वारा नवी अनुसूची को जोड़ा गया। तो हमने कहा कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया? तो हमने कहा नवी अनुसूची को जोड़ा गया। और ये जो प्रथम संविधान संशोधन है, ये संविधान सभा ने किया था। किसने किया था? संविधान सभा ने किया था, क्योंकि जब तक हमारी संसद का गठन नहीं हुआ, उस समय तक संविधान सभा ही अंतरिम संसद के रूप में काम कर रही थी। किसके रूप में? अंतरिम संसद के रूप में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है पंचायती राज से संबंधित संशोधन कौन सा है? 71, 72, 73, 74? तो सही वाला ऑप्शन सही होगा, आर्टिकल 73, सॉरी अमेंडमेंट 73, 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। और इस 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। कौन सी अनुसूची? 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो हमने कहा 11वीं अनुसूची जो है वो किससे संबंधित है? तो हमने कहा पंचायती राज से संबंधित है। चलिए शिक्षा मित्रों, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? क्लियर है? 28, 29, 30, 31? तो हमने कहा इसका सही आंसर है बी। 11वीं अनुसूची में हमें 29 विषय देखने को मिलते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने कहा था कि 11वीं अनुसूची जो है इसका संबंध पंचायती राज से है। किससे है? तो हमने कहा इसका संबंध पंचायती राज से है, और इसमें 29 विषय हैं। कितने विषय हैं? 29 विषय। चलिए शिक्षा मित्रों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न देखते हैं 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 17, 18, 19, 20? तो 12वीं अनुसूची में विषयों की संख्या 18 है। कितनी है? 18। अब 12वीं अनुसूची की बात की जाए तो 12वीं अनुसूची को 74, 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। किसके द्वारा? तो हमने कहा 74वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया? जोड़ा गया, और इसमें 18 विषय देखने को मिलते हैं। कितने विषय? 18 विषय। और इसमें नगरीय निकाय का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? तो हमने कहा इसमें हमें नगरीय निकाय का उल्लेख देखने को मिलता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया? 1957,
1958, 1959, 1960। तो इसका सही आंसर है ए, बलवंत राय मेहता समिति का गठन जो है वो 1957 में किया गया था। और बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज, त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी। कौन सी समिति ने? तो हमने कहा बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पंचायती राज में है ना, टाइपिंग मिस्टेक है यहां पर। पंचायती राज में महिला आरक्षण का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 243A, 243B, 243C, 243D। तो इसका सही आंसर है 243D। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में महिलाओं को 1/3 आरक्षण, कितना आरक्षण? 1/3 आरक्षण का प्रावधान कौन करता है? आर्टिकल 243D करता है। लेकिन आपको पता है कि पंचायती राज और नगरीय निकाय के चुनाव में मध्य प्रदेश में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। कितने प्रतिशत? 50%। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 243J, 243K, ML। तो हम देखते हैं इसका उल्लेख है 243K। 243K में राज्य निर्वाचन आयोग है। और अगर मैं मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग की बात करूं तो मध्य प्रदेश के स्टेट इलेक्शन कमीशन का गठन 1994 में हुआ था। ये कहां पर है? तो हमने कहा ये हमें भोपाल में देखने को मिलता है। इसका कार्य क्या है? ये क्या काम करता है? तो हमने कहा ये काम करेगा पंचायती राज और नगरीय निकाय के क्या करवाएगा? चुनाव करवाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और इनमें से कोई नहीं। तो राज्यसभा का पदेन सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। और अभी आपको पता है कुछ समय पहले ही उपराष्ट्रपति महोदय ने त्यागपत्र दे दिया है। तो राज्यसभा के सभापति पद पे कौन विराजमान होंगे? अभी उपसभापति जो है हरिवंश जी, वो राज्यसभा की कार्रवाई का क्या करेंगे? संचालन करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एनएसयूआई का संबंध किस राजनीतिक दल से है? कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। तो एनएसयूआई का संबंध कांग्रेस से है। एनएसयूआई जो छात्र संगठन है वो कांग्रेस की विचारधारा को मानता है। तो इसका संबंध किससे है? कांग्रेस से है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस संशोधन के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला? 35, 36, 37, 38। तो इसका सही आंसर है बी, 36 अमेंडमेंट, 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। जबकि 35 के द्वारा सह राज्य का दर्जा मिला था। किसका दर्जा मिला था? सह राज्य का। और 36 के द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन के द्वारा हटा दिया गया? 41, 42, 43, 44। इसका सही आंसर है डी, संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया। और 44वां संविधान संशोधन जो है ये 1978 में हुआ था। और वर्तमान में अगर बात की जाए कि संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है, वर्तमान में अगर बात की जाए कि संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है, तो हमने कहा संपत्ति का अधिकार जो है वो कानूनी अधिकार है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। समान सिविल संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 41, 42, 43, 44। तो समान सिविल संहिता का उल्लेख अनुच्छेद 44 में दिया हुआ है। किसमें दिया हुआ है? अनुच्छेद 44 में दिया हुआ है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा कौन सा अनुच्छेद हमारी विदेश नीति को दर्शाता है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। 51, 51, 52, 53। तो हमारी विदेश नीति का जो आधार है वो है आर्टिकल 51, अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा में अभिवृद्धि। आर्टिकल 51 जो बात करता है वही हमारी विदेश नीति का आधार है। तो इसका सही आंसर होगा आर्टिकल 51। चलिए
दो प्रश्न और बचे हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आचार संहिता को पहली बार कब लगाया गया था? आचार संहिता, द कोड ऑफ कंडक्ट, इनको पहली बार कब लगाया गया? 71, 72, 73, 74। तो इसका सही आंसर है 1971। 1971 में 5वें लोकसभा चुनाव से आचार संहिता को लागू किया गया। आचार संहिता की अवधि 30 से 90 दिनों की होती है। अब मित्रों, ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है। हम कोशिश करेंगे कि प्रतिदिन ऐसी क्लासेस आपके लिए आती रहे। अब तक देश में कितनी बार आपातकाल लगाया जा चुका है? 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। तो सही आंसर है अब तक देश में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल। यहां पे कौन से आपातकाल की चर्चा हो रही है? तो हमने कहा यहां पर राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा हो रही है, और राष्ट्रीय आपातकाल का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 352 में है। तो शिक्षा मित्रों, ये थी हमारी आज की क्लासेस। उम्मीद करते हैं आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा, और उम्मीद करते हैं लगातार आप हमसे जुड़े रहेंगे। हमारे सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शिक्षा मित्रों, जय हिंद, जय भारत।